हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे नाविकों की सुरक्षा, वेस्ट एशिया में शांति। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने 1-to-1 मीटिंग में उठाया ये गंभीर मामला, तो अचानक बदले ट्रंप के सुर। कहने लगे मोदी के प्रधानमंत्री रहते अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ खड़ा रहेगा। ट्रंप ने कहा कि हम भी भारत के मुश्किल घड़ी में पूरा भारत का साथ देंगे। जब तक मैं राष्ट्रपति हूँ तब तक व्हाइट हाउस में भारत का सच्चा दोस्त बैठा है, भारत को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, बताएंगे दोस्तों। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का इस बयान ने पाकिस्तान को कितना बड़ा झटका दिया है, कैसे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की डिप्लोमेसी रह गई धरी की धरी, जानकर आप भी चौंकने वाले हैं दोस्तों। वहीं ट्रंप के इस वादे पर कैसे कांग्रेस ने भी उठा दिए सवाल, कैसे विपक्षियों को भी मिल गया मोदी सरकार को घेरने का मौका। तो वहीं एक नया खुलासा हुआ है दोस्तों इस मामले पर, जहां अमेरिका ने इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो हटा दिया। बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप की इस नई चालबाजी के पीछे कौन सी कहानी है दोस्तों, जिसकी कलई खोल दी है ब्रह्मा चलानी ने। कैसे भारत के दबदबे के आगे घबराया अमेरिका, आखिर क्यों अचानक इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो हटा दिया, क्यों लिया ये फैसला, इस पर भी बात करेंगे दोस्तों। चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, चौंकाने वाली बात इसमें निकल कर सामने आई है। तो वहीं आपको बताएंगे मदर ऑफ ऑल डील्स यानी इंडिया यूएफटीए को लेकर बड़ी खुशखबरी भी सामने आई है। पीएम मोदी की मीटिंग के बाद फाइनल मुहर पर फैसला दोस्तों। तो वहीं इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अटेंड कर रहे थे G7 समिट, वहीं ईरान यूएस समझौते की शर्तें हो गई लीक। दुनिया को पता चल गया तेहरान को मिल रहा है इसमें बम्पर फायदा, जिसके बाद अमेरिका में मच गया हंगामा दोस्तों। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जगह मेक ईरान ग्रेट अगेन की नीति पर पहुंचे ट्रंप, तो राष्ट्रपति से खफा हुए मागा सपोर्टर्स। जी हां, ट्रंप के सपोर्टर्स ने ही ट्रंप को नीचा दिखा दिया। बताएंगे एक से बेहतरीन जानकारी। साथ में अगर आप भी पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपका भी पैन कार्ड बना हुआ है तो आपके लिए बहुत जरूरी है ये नई जानकारी जानना। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि अब अमेरिका को डर है कि भारत आने वाले टाइम में सुपर पावर देश बन जाएगा, इसीलिए वो ऐसी हरकतें करके भारत को दबाना चाहता है, लेकिन भारत दबने वाला नहीं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन दिनों G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस पहुंचे हैं। यहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में समुद्री सुरक्षा और भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठा दिया दोस्तों। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्लोबल शिपिंग रूट को खुला रखने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि लाखों भारतीय नाविक के तौर पर काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पश्चिम एशिया में चल रही घटनाओं के बीच उनकी सुरक्षा एक प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है। दोस्तों ये बात ऐसे समय में कही गई जब पीएम मोदी जी और ट्रंप आमने सामने बैठे हुए थे, यानी 1-to-1 बैठक कर रहे थे एक दूसरे के सामने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बैठक के दौरान ट्रंप से कहा कि हमने हमेशा कहा है कि समुद्री आवाजाही की आजादी सुनिश्चित की जानी चाहिए और हमें इस बात पर जोर भी देना चाहिए। समुद्री व्यापार के क्षेत्र में दुनिया भर के अलग अलग समुद्रों में लाखों भारतीय नाविक काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि उनकी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मुझे भरोसा है कि ईरान के साथ इस समझौते में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और उसे प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पश्चिम एशिया में हाल ही में हुए शांति प्रयासों में ट्रंप की भूमिका के लिए उन्हें बधाई भी दी। उन्होंने ट्रंप से कहा कि पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के प्रयासों में हुई प्रगति के लिए मैं आपके नेतृत्व की सराहना करता हूं। पश्चिम एशिया में शांति लाने की उम्मीद जगाने के लिए धन्यवाद। ट्रंप ने G7 समिट में पीएम मोदी जी के साथ अपनी बातचीत को बेहद अच्छा बताया और कहा कि दोनों देश व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि दोनों देशों की टीमें अपने साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम कर रही है। वार्ता के दौरान समुद्री सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है, जिसमें पीएम ने कमर्शियल शिपिंग रूट की सुरक्षा और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। दोस्तों इस जानकारी को बताने के पीछे हमारा मकसद ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परसों जब सारे ग्रुप्स मेंबर की बात हुई थी, उस समय उन्होंने उस मंच से भी यह मुद्दा उठाया था। और अब जब ट्रंप के सामने 1-to-1 मीटिंग हुई, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रंप को सामने बैठाकर ये बात कही, यानी कि भारत अपने मुद्दे उठाने से पीछे नहीं हट रहा दोस्तों। वहीं जब ट्रंप का मुंह उतर गया, उसके बाद लगातार भारत के तारीफ में, प्रधानमंत्री मोदी जी के तारीफ में ट्रंप ने बयान देना शुरू कर दिया। ट्रंप ने वादा किया कि मोदी के पीएम
रहते भारत पर अगर हमला हुआ तो अमेरिका हमेशा साथ खड़ा रहेगा। इस दौरान ट्रंप ने भारत के समर्थन में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते भारत पर कोई भी देश कोई भी हमला करता है तो अमेरिका उसकी मदद के लिए साथ खड़ा रहेगा। इस दौरान उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए उन्हें एक बेहद सख्त वार्ताकार बताया। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी दिखने में शांत है लेकिन वार्ता में बेहद सख्त हैं। ट्रंप ने खाड़ी क्षेत्र में हाल ही में अमेरिकी सेना की कार्रवाई में मारे गए 3 भारतीय नाविकों की मौत पर भी शोक जताया। जी हाँ दोस्तों, ये नोट करने वाली बात है कि खुद ट्रंप ने, जिनके विदेश मंत्री भारत को अकड़ दिखा रहे थे कि हमारी बात नहीं मानी तो हम ऐसे ही जहाजों पर अटैक करेंगे, भारतीयों की मौत पर शोक जताने के बावजूद उसने उल्टा उन भारतीयों के शव तक को ले जाने नहीं दिया था उस समय। और अब भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति से शोक जतवा दिया। दोस्तों, अब आप यूं समझ लीजिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सामने बैठ करके यह मुद्दा उठाया उसके बाद ट्रंप की हालत खराब हो गई और अब वो इस मुद्दे पर शोक जताने वाली बात करने लगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक तेल टैंकर पर अमेरिकी हमले में मारे गए भारतीय नाविकों के बारे में पूछे जाने वाले सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि मैंने इसके बारे में सुना है, ये एक मुश्किल पेशा है, हम इस पर काम कर रहे हैं। बैठक के दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि वो बेहद ही सख्त नेता है लेकिन दिखने में बहुत अच्छे हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी की तरह शांत, संयमित और जबरदस्त नहीं हूँ। जरा उनको देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मोदी को एंजल बताया और कहा कि उनके नेतृत्व में भारत लगातार प्रगति करता रहेगा। ट्रंप ने कहा कि जब तक मोदी है भारत बहुत अच्छा करता रहेगा। अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो रशिया यूक्रेन युद्ध का अंत देखना चाहता है। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने 8 युद्धों को खत्म कराने में भूमिका निभाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान की आलोचना करते हुए कहा कि ईरान ने 48 वर्षों तक दुनिया का फायदा उठाया है। दोस्तों, इससे आप एक चीज तो क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि जब डोनाल्ड ट्रंप किसी मुद्दे में फंसते हैं, जब किसी सीरियस मुद्दे पर बात होती है, तब ट्रंप सामने बैठे उस नेता की तारीफ करने लगते हैं, चाहे वो किसी भी देश का क्यों ना हो। ये आपने हमेशा गौर किया होगा। ठीक वो इस तरह ही नाविक के मौतों पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी के बात का सही से जवाब ना देकर सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी की भारत की और भारत के साथ देने की बात कहने लगते हैं। इसे आप डोनाल्ड ट्रंप की बच निकलने की टेक्निक समझ सकते हैं दोस्तों, ताकि हर किसी को लगे कि अरे अमेरिका तो हमारे साथ खड़ा है, अमेरिका हमारे लिए खड़ा है। अभी इससे पहले कैसे वो पाकिस्तान का साथ दे रहा था, भारत बहुत अच्छे से जानता है, भारतीय भी बहुत अच्छे से जानते हैं। खैर जो भी है, ट्रंप ने भारत को लेकर अच्छी बातें कही हैं जो कि वाकई में काफी बेहतरीन बात है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जल्द ही भारत यात्रा पर आऊंगा। ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि वो भारत दौरे पर आएंगे। उन्होंने भारत दौरे का वक्त नहीं बताया कि कब वो आएंगे, लेकिन कहा है कि वो जल्द ही भारत की यात्रा करने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रंप के सामने बैठकर इन सीरियस मुद्दों पर जो बात उठाया है, इसने दुनिया में दिखा दिया है कि भारत जिस प्रकार से स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है, स्वतंत्र राष्ट्र बना हुआ है, जिसका बहुत बड़ा फायदा यही है कि अपनी बात भारत जोर शोर से रख सकता है, ना कि अन्य देशों की तरह जो चापलूसी करते हैं, जो दूसरे के तलवे चाटकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, उनकी बोलने की हिम्मत हो नहीं सकती। लेकिन भारत स्वतंत्र है, इसीलिए बोल पा रहा है। मानते हैं कि बिल्कुल सही कदम उठाया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो सबसे पहले सामने लाइक का बटन, दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगना, ताकि भारत के दुश्मनों को पता चल सके कि भारत अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। साथ में कमेंट में मेरा भारत महान अवश्य लिखेगा। दोस्तों, वहीं आपको बता दे डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद यूं समझ लीजिए कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की डिप्लोमेसी धरी की धरी रह गई। दोस्तों, पाकिस्तान चीन को तगड़ी मिर्ची लगी है। ट्रंप ने जो ये बात कही कि भारत पर जब भी अटैक होगा, जो कोई भी अटैक करेगा, अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा, इस बयान के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों, खासकर प्रधानमंत्री शहबाज और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गहरा धक्का लगा है, क्योंकि भारत से इन दोनों देशों की समय समय पर तनातनी और अदावत असली रंग दिखाती रहती है। पिछले ही साल आपको याद होगा, मई में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य संघर्ष हुआ था, जिसमें चीन और तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान को अंदर तक घुसकर धूल चटाई थी और उसके न सिर्फ लड़ाकू विमानों को जमींदोज किया था, बल्कि कई रनवे को भी भारी नुकसान पहुंचाया था। सबसे बड़ी बात यह है कि हमले की स्थिति में भारत के पक्ष में खड़े रहने की बात ट्रंप ने ऐसे वक्त पर कही है जब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ईरान जंग को रुकवाने की मध्यस्थता करने और अमेरिका का हितैषी बनने का दावा कर रहे हैं। पिछले 1 साल में शरीफ और आसिम मुनीर की कूटनीति ने रंग दिखाया था और अमेरिका पाकिस्तान के करीब आया था। पिछले साल व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर को डिनर पर
पर बुलाया गया था, लेकिन उनके भोजन का स्वाद बहुत जल्दी उतर गया और जैसे ही 16 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी जी और ट्रंप की यह मुलाकात हुई, उनकी पुरानी दोस्ती ने फिर रंग दिखाना शुरू कर दिया। शहबाज और मुनीर को यह लग रहा था कि अमेरिका लगातार पाकिस्तान के पक्ष में फैसले ले रहा है और भारत को अब जब चाहे पाकिस्तान नेस्तनाबूद कर सकता है, जब वो चाहे भारत पर अटैक कर सकता है, क्योंकि अमेरिका तो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, ऐसा इनको लगता था। लेकिन अब जैसे ही ये बयान दिया है ट्रंप ने, इनकी हालत खराब हो गई दोस्तों पाकिस्तान की। यूं समझ लीजिए कि आज रात और आज से 1 महीने तक पाकिस्तान सोने वाला नहीं है। वही आपको बता दें कैसे भारत के विपक्ष पार्टी कांग्रेसियों को मौका मिल गया बात कहने का ट्रंप के इस बयान पर कि अगर भारत पर हमला होता है तो अमेरिका भारत का साथ देगा। इस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिक्र करते हुए यूएस राष्ट्रपति पर करारा पलटवार किया। कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब सीज फायर की घोषणा अमेरिका से हुआ था। क्या भारत इस बात को भूल सकेगा? क्या हम ये भूल सकते हैं कि ट्रंप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ भोजन करते हैं? भारत के दुश्मनों के साथ उनकी दोस्ती हो और हम उम्मीद करें कि वो हमारा साथ निभाएंगे, हमसे कोई दोस्ती निभाएंगे। मुझे लगता है कि ये उम्मीद करना गलत होगा। पवन खेड़ा ने दो टूक कहा कि ट्रंप पाकिस्तान के साथ नजर आते हैं तो अगर हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारा साथ देंगे और हमारे दोस्त बनेंगे, जबकि वो भारत के दुश्मनों के दोस्त हैं, तो यह गलत है। पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तब खुश होते हैं जब कोई उन्हें खुश करने के लिए कुछ कहता है, लेकिन इससे देश को क्या फायदा होता है? ये कैसी बातचीत है जिसमें भारत को हर साल अमेरिका से $500 मिलियन का सामान खरीदना पड़ता है। वहीं पवन खेड़ा ने नाविकों की मौत से लेकर भारतीयों के डिपोर्ट का भी मुद्दा उठाया। पवन खेड़ा ने ट्रंप मोदी की वार्ता पर आगे कहा कि यह कैसी बातचीत है जिसमें हमारे 3 निर्दोष नाविक मारे जाते हैं और अमेरिका माफी मांगने के बजाय हमको धमकी देता है। ये कैसी वार्ता है जिसमें भारतीयों को जंजीरों में पकड़कर डिपोर्ट कर दिया जाता है? ये कैसी बातचीत है जिसमें वीजा पाबंदियां ऐसी हैं कि हमारे पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स आज संघर्ष कर रहे हैं? ये बातचीत भारत के लिए कैसे अच्छी हो सकती है? ये सारे सवाल उठाए दोस्तों विपक्षियों ने। लेकिन ऐसे में विपक्षियों को पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने बैठकर ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ, भारत की तारीफ कर दी और भारत का साथ निभाने की बात कह दी। तो क्या भारत की मोदी सरकार ये मान लेगी कि अमेरिका हमारा साथ देगा? दोस्तों आज के समय में कोई भी भारतीय या फिर कोई भी नागरिक इतना मंदबुद्धि नहीं है कि अमेरिका पर भरोसा कर लेगा। हर किसी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने किए से बचने के लिए वो ऐसी तारीफों वाली बात करते हैं, बल्कि रियलिटी हर किसी को मालूम है कि अमेरिका कैसा देश है। अमेरिका से बड़ा दोगला कोई देश नहीं है, हर किसी को ये बात मालूम है। ऐसे में ट्रंप को सीरियसली लेकर जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही है, इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? आपकी निजी राय क्या है? जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। दोस्तों देखते हैं क्या कहते हैं इस मुद्दे पर आप लोग। साथ ही साथ इतना ही नहीं, वही ट्रंप की नई चालबाजी की ब्रह्माचलानी ने खोल दी कलई। भारत के दबदबे से घबराया अमेरिका, इसीलिए अमेरिका ने इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो हटा दिया। आपको बता दे पूरी बात, दरअसल अमेरिका रंग बदल रहा है। जिस भारत अमेरिका दोस्ती के कसीदे पढ़े जाते थे, उसका हनीमून पीरियड अब खत्म होता दिख रहा है। अमेरिका ने एक झटके में इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो शब्द ही गायब कर दिया है। लेकिन इसमें एक मैसेज भी है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भारत के दबदबे से घबरा रहा है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ चीन से अपनी सेटिंग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत को दबाने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान को खाद पानी देने की तैयारी में है। कूटनीतिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चलानी और पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव ने इस मूव को समझाने का प्रयास किया है। ब्रह्मा चलानी ने एक्स पर लिखा कि पेंटागन के इंडो शब्द को हटाने और वापस से यूएस पैसिफिक कमांड नाम अपनाने के फैसले, साथ ही हाल की यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में भारत का जिक्र ना के बराबर होने से साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका जो है वो भारत को कितनी अहमियत देता है। ऐसा लगता है कि अब यह रिश्ता किसी साझी सोच पर नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से सौदेबाजी यानी लेन देन पर टिका हुआ है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रंप चीन के साथ बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही इस इलाके में किसी एक ताकत यानी भारत का दबदबा ना बन पाए, इसे रोकने के लिए ट्रंप को एक बार फिर पाकिस्तान की उपयोगिता याद आ गई है। दोस्तों मुद्दा यह है कि क्या अमेरिका अब भी भारत को इस इलाके की व्यवस्था बनाने वाला साझेदार मानता है या फिर अमेरिकी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कई मोहरों में से सिर्फ एक उपयोगी मोहरा। यह एक बिल्कुल अलग बात है और पीएम मोदी के उस बयान से पूरी तरह मेल खाता है जिसमें उन्होंने भरोसे की बात कही थी। दोस्तों इस नाम चेंजिंग पर आप क्या समझ सकते हैं? भारत के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? आपको बता दें, अगर एक्सपर्ट्स की राय लें तो एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि भारत को अब ये भ्रम छोड़ देना चाहिए कि अमेरिका उसका पक्का दोस्त है। अमेरिका भारत को सिर्फ तब तक पूछेगा जब तक उसका फायदा है। आवश्यकता खत्म तो दोस्ती खत्म। अमेरिका कभी भी रशिया और इजराइल की तरह नहीं बन सकता भारत के लिए। सबसे बड़ा खतरा यह है कि अमेरिका इस इलाके में भारत को बॉस नहीं बनने देना चाहता है,
भारत को उलझाए रखने के लिए अमेरिका फिर से पाकिस्तान को ताकत और समर्थन दे सकता है, जो कि दे भी रहा है। अब हाल के दिनों से देख रहे हैं दोस्तों, पिछले 4 से 5 महीनों से लगातार पाकिस्तान से कनेक्शन बनाए बैठा है अमेरिका और भारत से कटता दिखाई दे रहा है। और अगर इसके मायने निकालें तो ट्रंप चीन से लड़ने के बजाय उससे अपने व्यापारिक सौदे सेट करने में लगा हुआ है। अगर चीन के साथ अमेरिका की डील पक्की हो जाती है तो आप यूं समझ लीजिए कि अमेरिका को भारत की कोई खास आवश्यकता नहीं रह जाएगी, फिर वो भारत को पूछेगा भी नहीं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसे की कमी की जो बात कही थी वो बिल्कुल सच साबित हो रही है। भारत को अब अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अमेरिका के भरोसे बैठकर हम अपनी सुरक्षा खतरे में नहीं डाल सकते। जी हाँ दोस्तों, यानी जितने भी अब तक भारत के खिलाफ फैसले लिए हैं अमेरिका ने, उन सब कड़ी को अगर जोड़े, उन सब चैन को अगर जोड़े दोस्तों, तो उससे यही मायने निकल कर सामने आ रहे हैं जो हमने आपको बताया कि भारत को अब ये भ्रम छोड़ना होगा कि अमेरिका उसका पक्का दोस्त है। आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। और अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक के बटन को दबा दीजिएगा और शेयर भी करिएगा वीडियो को, जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर। वहीं आपको बता दें अगली सबसे बड़ी खबर की, जहां मदर ऑफ ऑल डील्स को लेकर आ गई खुशखबरी। पीएम मोदी की मीटिंग के बाद फाइनल मुहर पर फैसला दोस्तों। फ्रांस के एवियन शहर में G7 समिट के दौरान भारत और यूरोपियन यूनियन यानी EU के रिश्तों को नई रफ्तार मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्जुला वॉन डेर लायन की बैठक में इस साल के अंत तक भारत EU के ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। करीब 2 अरब लोगों और दुनिया की 1/4 अर्थव्यवस्था को जोड़ने वाली ये डील व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी के नए अवसर खोल सकती है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच लंबे समय से चल रही बातचीत अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। दोनों पक्षों ने इस साल के अंत तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करने की प्रतिबद्धता जताई है। ये समझौता वस्तुओं, सेवाओं और डिजिटल ट्रेड को कवर करेगा। इससे दोनों क्षेत्रों के कारोबारियों को बड़े बाजार तक पहुंच मिलेगी। यूरोपीय नेताओं ने कहा कि डील फाइनल होने के बाद निवेश समझौते पर भी तेजी से काम होगा, जिससे दोनों पक्षों के आर्थिक रिश्ते और मजबूत होंगे। G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी और EU नेतृत्व की बैठक में भविष्य की साझेदारी पर विस्तार से चर्चा हुई। नेताओं ने इस साल भारत में हुए भारत EU शिखर सम्मेलन को याद करते हुए रिश्तों में आई नई गति का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आर्थिक सहयोग बढ़ाने से शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। दोनों पक्षों ने बदलते वैश्विक माहौल में साथ मिलकर काम करने और रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने की इच्छा जाहिर की। वहीं दोस्तों, अगर भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते की बात करें तो 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता, टैरिफ मुक्त होंगे 99% भारतीय उत्पाद। जी हाँ दोस्तों, 15 जुलाई से भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हो जाएगा। दोनों देशों ने बुधवार को यह जानकारी दी। इस समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर होने के 1 साल से भी कम समय में इसे लागू किया जा रहा है। लंदन ने इसे इतने बड़े पैमाने के समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सबसे तेजी से लागू होने वाला समझौता बताया है। भारत और ब्रिटेन के बीच इस समझौते के लागू होने के बाद भारत के 99% उत्पादों को ब्रिटेन में 0 टैरिफ पर एंट्री मिलेगी, जिसमें कि चावल, चाय, मसाले, झींगा मशीनरी, ऑटो कंपोनेंट, इंजीनियरिंग टूल्स, कपड़े, जूते, चप्पल, रत्न एवं आभूषण, खेल के सामान, खिलौनों, दवाओं, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों को ब्रिटिश बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। वहीं दूसरी ओर भारत लग्जरी कार और शराब जैसे ब्रिटिश उत्पादों पर टैरिफ घटाएगा। CETA का लक्ष्य 2030 तक दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार को दुगना कर $56 अरब तक पहुंचाना है। ये भारत के लिए काफी अच्छी खबर है दोस्तों। उधर आपको बता दें, US ईरान समझौते की शर्तें हो गई लीक, जिसमें तेहरान को मिला बम्पर फायदा। जैसे ही ट्रंप के सपोर्टर्स को पता चला कि ट्रंप ने ऐसी कुछ डील की है ईरान के साथ, वैसे ही ट्रंप से नाराज हो गए मागा सपोर्टर्स। दोस्तों बता दें, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे भीषण युद्ध को खत्म करने के लिए जो गुप्त अंतरिम समझौता हुआ है, कथित तौर पर उसकी शर्तें लीक हो गई है। लीक हुए दस्तावेजों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके पीछे कारण यह है कि ट्रंप ने G7 के मंच से अमेरिका की ओर से ईरान में बड़े निवेश को सीधे खारिज कर दिया है, जिसमें $300 बिलियन की बात है। लेकिन सामने आई शर्तों के अनुसार समझौते पर दस्तखत होते ही ईरान को तुरंत कई बड़े फायदे मिलेंगे, जिनमें हॉर्मुज को फिर से खोलना, ईरानी तेल की बिना रोक टोक बिक्री की अनुमति और आगे चलकर अमेरिका तथा संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को हटाने की दिशा में बातचीत शामिल है। हालांकि अमेरिका और ईरान दोनों ने अभी तक इस समझौते का आधिकारिक मसौदा सार्वजनिक नहीं किया है। ऐसे में दस्तावेजों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई अधिकारियों ने नाम न बताने के शर्त पर कहा है कि लीक हुआ मसौदा अंतिम समझौते से काफी हद तक मेल खाता है। लीक दस्तावेजों के मुताबिक जैसे ही अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर होंगे, ईरान तत्काल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। अमेरिका तुरंत ईरान के बंदरगाहों पर लगाई गई अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को हटा लेगा। समझौते के 30 दिनों के भीतर हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को युद्ध पूर्व के स्तर पर लाना होगा। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगले 60 दिनों की अंतिम बातचीत के दौरान भी ईरान बिना किसी प्रतिबंध के दुनिया भर में अपना कच्चा तेल बेच सकेगा। अमेरिका ने इसके लिए तुरंत ऑयल वेवर देने पर सहमति जता दी है। यही वो पॉइंट है जिसने सबसे ज्यादा
राजनीतिक हलचल मचा दी है। अब तक अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने के लिए तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को सबसे बड़ा हथियार मानता रहा। वहीं आपको बता दें, अमेरिका के रक्षा मंत्री और CIA चीफ को हटाने की तैयारी 2 दिन पहले ईरान डील का किया था विरोध। दोस्तों, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और CIA प्रमुख जॉन रैटक्लिफ को पद से हटाया जा सकता है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह जानकारी यहूदी मीडिया इजराइल हायोम को दी है। रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस से जुड़े एक अफसर का कहना है कि ये दोनों ईरान डील का विरोध कर रहे थे। इन्हें अब इसकी निजी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जी हां, हेगसेथ की कुर्सी पर लंबे वक्त से खतरा मंडरा ही रहा था। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि अगर ईरान में परिणाम नहीं मिलता है तो इसकी जिम्मेदारी हेगसेथ की होगी। ट्रंप के मुताबिक हेगसेथ के कहने पर ही ईरान पर हमला किया गया था। वहीं आपको बता दें, G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक और बड़ी कूटनीतिक पहल, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की 1-to-1 मुलाकात। इस G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन संबंधों और आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हाल के वर्षों में भारत और यूक्रेन के बीच लगातार संवाद और सहयोग बढ़ा है। भारत और यूक्रेन इस बात पर सहमत है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को युद्ध से पहले के स्तर तक फिर से बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि भारत हमेशा शांति के साथ खड़ा रहेगा और मानवता के मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा। अब बात कर लेते हैं अलग बड़ी खबरों की दोस्तों, जहां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अब सेना के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। POK के लोगों का कहने लगे कि POJK पर कब्जा किया है पाकिस्तान ने। ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि भारत का हिस्सा है। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। लगातार POK की जनता के अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भारत से जुड़ी बड़ी बड़ी बयानबाजी अब सामने आने लगी है, जहां POK के लोग लगातार भारत का सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के नेता ने दावा किया है कि POJK पर पाकिस्तान ने कब्जा जमाया है। ये उनका हिस्सा है ही नहीं। इस पर उनके कई नेता ऐसा बोल चुके हैं। यह दावा भी किया कि पाकिस्तान इस क्षेत्र को परमानेंट रूप से अपने देश में मिलाने का प्रयास कर रहा है, जबकि रियलिटी कुछ और है और दुनिया को पता है कि यह क्षेत्र किसका है। जी हां, CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है कि संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी से जुड़े प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर ने एक नया ऑडियो मैसेज जारी किया है। इसमें उन्होंने सरकारी कार्रवाई के कारण वे फिलहाल छिपे हुए हैं। ऑडियो संदेश में मीर ने कहा कि POJK कोई स्वतंत्र देश नहीं बल्कि एक कब्जे वाला क्षेत्र है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने निजी तौर पर यह स्वीकार किया है कि 1947 में कबायली हमले किए गए थे। इसके बाद सेना की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण में लिया था। मीर ने माना कि मुजफ्फराबाद सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर फाइक अयूब ने वहां के नेताओं से कहा था कि आजाद जम्मू कश्मीर कोई देश नहीं है बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका है। अब इसे पाकिस्तान के विभिन्न प्रांतों में मिलाने की योजना है। मीर का कहना है कि यह बयान पाकिस्तान के दशकों पुराने रुख के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सालों तक लोगों को बताया गया कि कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है, इसका समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के जरिए होगा। अगर अब उस क्षेत्र को पाकिस्तान में मिलाने की बात हो रही है तो ये पुराने दावों के उलट है। दोस्तों, ये बयान है सीधा सीधा POK के नेताओं का, जो अब क्लियरली सच्चाई पर उतर आए हैं और कह रहे हैं कि POJK पर पाकिस्तान ने कब्जा जमाया है और इसको वो परमानेंटली अपने से मिलाने का प्रयास कर रहा है, जबकि रियलिटी में यह जमीन भारत की थी। वहीं POK की जनता भारत के साथ दोबारा से विलय करना चाह रही है। दोस्तों, लगातार उन्होंने मांग उठाया है कि पाकिस्तान अगर हमको सब्सिडी मुहैया नहीं कराता है तो हम भारत के साथ ट्रेड करेंगे, हमें कोई आवश्यकता नहीं पाकिस्तान की। खुलेआम दोस्तों, लोग और नेता पाकिस्तान के हुक्मरानों से कह रहे हैं कि हमको भारत के रास्ते से व्यापार करना ही करना है। हम चाहते हैं कि भारत के रास्ते खोल दिए जाएं। POK में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ती महंगाई, बिजली और आटे की ऊंची कीमतों, बेरोजगारी तथा राजनीतिक अधिकारों की मांग को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ अब भारत से जुड़ने की बात पर आ चुका है दोस्तों, जिसके बाद शहबाज और आसिम मुनीर के हाथ पांव फूलते नजर आ रहे हैं। मानते हैं कि POK भारत लेकर ही रहेगा? तो सबसे पहले कमेंट में POK हमारा था, है और रहेगा लिखिएगा। साथ ही वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, कश्मीर पर नहीं गली दाल तो अब माइनॉरिटीज पर बोली अमेरिकी सांसद इल्हाम उमर। कहने लगी भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है। बता दें, अमेरिकी सांसद इल्हाम उमर ने देश में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का आरोप लगा दिया। उन्होंने इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के एक कार्यक्रम में भारत को लेकर तीखी टिप्पणी कर दी। उन्होंने दावा किया कि भारत अल्पसंख्यकों के नरसंहार के 8वें चरण में है। इल्हाम उमर पहले भी भारत विरोधी बयान देती रही है, आलोचना करती रही है। IAMC के कार्यक्रम में इल्हाम उमर ने आरोप लगाया कि भारत में अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज के खिलाफ भेदभाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत से आने वाले कुछ रिपोर्टें देश को नरसंहार के 8वें चरण में रखती हैं। ये टिप्पणी ग्रेगरी स्टैंटन के नरसंहार के 10 चरणों वालों को लेकर कही है दोस्तों। इस बीच भारत ने भी उनके बयान पर करारा जवाब दिया। भारत सरकार का कहना है कि देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति मजबूत हुई है, कमजोर तो छोड़ो और ज्यादा मजबूत हुई है। भारत में मुस्लिम, सिख और ईसाई जैसे अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी समय के साथ बढ़ी है। इन समुदायों के लोग देश के कई अहम पदों पर भी मौजूद हैं। ऐसे में भारत ने करारा जवाब दिया दोस्तों। इल्हान उमर को आप क्या जवाब देना चाहेंगे इसको, जो लगातार पाकिस्तान की सपोर्टर रही है और भारत और कश्मीर को लेकर हमेशा से भारत विरोधी बयान जारी किए हैं इसने, और अब माइनॉरिटीज के मुद्दे पर भारत की इमेज गिराने की प्रयास कर रही है ये दोस्तों। आपकी राय, आपका कमेंट तो बनता है। वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश में भगवान राम जी की 81 फीट ऊंची मूर्ति पर क्यों मचा बवाल, रोकना पड़ा काम, सड़क पर उतरे हिंदू स्टूडेंट्स यानी छात्र। बता दें, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उत्तरी गाईबांधा जिले के पलाशबाड़ी में बन रही भगवान श्री राम जी की सबसे ऊंची 81 फीट प्रतिमा का निर्माण कार्य कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों की धमकियों के बाद जबरन रोक दिया गया। करीब 80% पूरी हो चुके इस प्रोजेक्ट के रुकने से जहां हिंदू समुदाय में भारी आक्रोश है, वहीं देश की राजनीति और सामाजिक सद्भाव का माहौल भी गर्मा गया है। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संबंधों में भी हाल ही में असहजता देखी गई है। खास करके दिल्ली एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी पीएम के सलाहकार जाहिद उर रहमान को रोके जाने और पूर्व की मैंगो डिप्लोमेसी पर सस्पेंस के बाद ऐसे में सबसे बड़ा सवाल दोस्तों जो वहाँ की जनता पूछ रही है, वहाँ के हिंदू समुदाय के लोग पूछ रहे हैं कि भैया जब देश, तुम ये कहते हो कि बांग्लादेश भी एक लोकतांत्रिक देश है और ये देश सेकुलर देश है, तो फिर जब देश ही सबका है तो हिंदू यहाँ पर अपना मूर्ति क्यों नहीं बनवा सकते, क्यों हिंदू के भगवान के मूर्ति नहीं बन सकते इस देश में। ये बांग्लादेश में मौजूद हिंदू लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं दोस्तों। वहीं ढाका यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों ने मसाल जुलूस निकाला। विवाद तब और बढ़ गया जब गाईबांधा में एक प्रदर्शन के दौरान कट्टरपंथियों द्वारा भगवान श्री राम जी की तस्वीर पर जूता फेंककर उनका अनादर किया गया। इस घटना के विरोध में मंगलवार को ढाका विश्वविद्यालय के हिंदू छात्रों ने विशाल मशाल जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारी छात्रों ने राजधानी के मुख्य शाहबाग चौराहे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। तो यह है दोस्तों श्री राम जी की मूर्ति को लेकर बांग्लादेश में मचे बवाल को लेकर जानकारी। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि हिंदू छात्र, हिंदू लोग जो सवाल खड़े कर रहे हैं बिल्कुल जायज, बिल्कुल जेन्युइन सवाल हैं और इसका जवाब तारिक रहमान को देना ही चाहिए, देना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ ये श्री राम जी की मूर्ति बननी ही चाहिए, बनकर ही रहेगी। तो कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा कि श्री राम की मूर्ति पूरी होनी चाहिए, जरूर लिखिएगा ताकि ये बात बांग्लादेश तक पहुंचे। कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। वहीं अंतिम खबर की बात कर लेते हैं, जहां पैन कार्ड को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। अब 2 लाख से ऊपर के खर्चे पर पैन कार्ड देना जरूरी होगा, वरना भरना पड़ सकता है जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं और खरीदारी करते समय बिल पर ध्यान नहीं देते हैं तो अब आपको अपनी आदतों पर लगाम लगानी पड़ेगी। सरकार ने बड़े लेन देन को लेकर नियमों को सख्त कर दिया है। अब अगर आप 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का कोई भी बड़ा लेन देन करते हैं तो आपके पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है, वरना आप पर तगड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है। अक्सर लोग रोजमर्रा की छोटी मोटी खरीदारों के साथ साथ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी करते हैं और उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि कितना सामान खरीद लिया। लेकिन अब 2 लाख रुपए से अधिक की शॉपिंग करने पर बिलिंग के समय पैन कार्ड की जानकारी देना जरूरी होगा। इसके बिना आपके बड़े लेन देन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। जिनको नहीं पता उनको बता दें कि पैन कार्ड अब केवल सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने के लिए ही इस्तेमाल नहीं होती है, बल्कि इसके साथ साथ ये कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें महंगी खरीदारी, यात्रा का खर्च, प्रॉपर्टी का लेन देन, गाड़ी या बाइक और शेयर या निवेश। जी हाँ दोस्तों, आप यूँ समझ लीजिए कि 10,000 तक का फटका लग सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। वैसे ये अभी की सारी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियां थी। आपको खबर कैसी लगी अवश्य कमेंट करके बताइएगा। रिक्वेस्ट है, जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।